नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम द्विवेदी युग देख रहे हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का द्विवेदी काल, है ना, जिसे कि सन 1900 से लेके 1918 ईस्वी के बीच का समय माना जाता है। तो चलिए, 86 प्रश्न तक हमने देख लिए थे। आज हम 87 प्रश्न से आगे देखेंगे। भालों में रणझंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भूले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। प्रज्ञा प्रवाह उद्धृत उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? विकल्प है हमारे सामने, मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, कन्हैया लाल सेठिया, श्याम नारायण पांडे। तो देखिए, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, श्याम नारायण पांडे, है ना, क्योंकि इन्हीं की यह पंक्ति है। प्रज्ञा प्रवाह से उद्धृत ये पंक्तियां श्याम नारायण पांडे की हैं। और बाकी अगर हम मैथिलीशरण गुप्त की पंक्ति को याद करें तो इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। वहीं पर रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रसिद्ध पंक्ति है कि श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। तो ये पंक्तियां भी अक्सर परीक्षा में पूछी गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 88, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मैथिलीशरण गुप्त। तो भारत भारती की रचनाकार हम सभी अच्छे से जानते हैं, मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। और ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कि भारत भारती की रचना इन्होंने कैसे की, कहाँ से इनको प्रेरणा मिली भारत भारती रचना लिखने की, है ना, रचना करने की। तो देखिए, एक रचना है जिसका नाम है मुसद्दसे हाली, तथा एक और रचना है जिसका नाम है भारत दर्पण, जो ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की रचना है, भारत दर्पण। तो इन दो रचनाओं से गुप्त जी को प्रेरणा मिली, जिसपे उन्होंने भारत भारती की रचना की। ठीक है, और महात्मा गांधी ने भारत भारती को पढ़ने के बाद गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, राष्ट्र कवि कहा था उन्होंने। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी में या फिर ब्रज और अवधी दोनों में? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाती थी, है ना। अयोध्या प्रसाद खत्री ने सन 1888 ईस्वी में खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया था। महत्वपूर्ण बात कि खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से खड़ी बोली का सूत्रपात हुआ है। ठीक है, अयोध्या प्रसाद खत्री की पुस्तक है, उससे खड़ी बोली का सूत्रपात हुआ कब? सन 1888 ईस्वी में। लेकिन अगर हम बात करें आधुनिक काल में खड़ी बोली को एक प्रतिष्ठित काव्य भाषा किसने बनाया, तो इसका सारा का सारा श्रेय जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही आधुनिक काल में काव्य की भाषा को खड़ी बोली के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रिय प्रवास का वर्णनीय विषय क्या है? राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास या फिर सीता का करुणापूर्ण चित्र? तो यहाँ पर होगा कृष्ण का मथुरा प्रवास। ठीक है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, महाकाव्य है, और साथ ही खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास, जो 1914 ईस्वी की रचना है। ठीक है, और उसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें कृष्ण के बचपन से लेके मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया है हरिऔध जी ने। और एक और महत्वपूर्ण बात कि इसी प्रिय प्रवास रचना पर हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मैथिलीशरण गुप्त को अगर हम बात करें तो भारत भारती के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है, और हरिऔध जी को प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। तो आपने यह बात याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो अभी हमने बात की मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना है भारत भारती। भारत भारती के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इस कृति में क्या दर्शाया गया है। इस कृति में गुप्त जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो जन
जागरण हुआ था और जन जागरण में जो अहम योगदान दिया गया था लोगों के द्वारा, उसका वर्णन दिखाया है। और इसे गुप्त जी ने खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में स्थापित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थात देखिए, इसको कविता भाषा के रूप में लिखा है, भारत भारती की रचना हुई है, ठीक है, खड़ी बोली में हुई है लेकिन एक कविता की भाषा के रूप में। और साथ ही भारत भारती 3 भागों में बंटित एक रचना है। 3 भाग कौन कौन से? अतीत खंड, वर्तमान खंड तथा भविष्यत खंड। ओके, आगे का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, चौके चौपदे, रस कलश। तो देखिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, रस कलश। रस कलश 1931 ईस्वी की रचना है ना, और हरिओद जी की ही यह रचना है जो कि ब्रज भाषा में रचित है। अब आप बोलेंगे कि देखिए, खड़ी बोली का जो आरंभिक विकास होना शुरू हो गया था आधुनिक काल में भारतेंदु युग से, लेकिन खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के तौर पर, प्रतिष्ठित भाषा के तौर पर या परिनिष्ठित भाषा के तौर पर द्विवेदी युग में हम देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि द्विवेदी युग में सिर्फ खड़ी बोली में ही सारा का सारा काव्य रचा गया। अभी भी द्विवेदी युग में भी अभी भी ब्रज भाषा में काव्य रचा जा रहा था, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हरिओद जी का रस कलश ही ले लीजिए, जो एक रीति ग्रंथ लिखा उन्होंने द्विवेदी युग में भी, है ना। तो और बाकी हरिओद कृत जो ठेठ हिंदी का ठाठ है 1899 की रचना है। अधखिला फूल 1907 ईस्वी का उपन्यास है। और चुपथे चौपदे और बोलचाल कृतियों को इन्होंने मुहावरेदार भाषा में लिखा है। बाकी रचनाओं के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। अभी मैंने बात की कि मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है प्रिय प्रवास रचना को, ठीक। चलिए, जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर दी गई वो सब मैं आपको बताऊंगी, आप ट्रस्ट रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जितनी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन में पढ़ के बताऊं, जो महत्वपूर्ण होगा वो मैं जरूर बताऊंगी, ठीक है। निम्न में से मैथिलीशरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर, सिद्धराज, नहुष या फिर चंद्रहास? तो मैथिलीशरण गुप्त का कृष्ण काव्य पूछा है कि कौन सा है। तो देखिए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, मैथिलीशरण गुप्त का कृष्ण काव्य है द्वापर, जो 1936 ईस्वी की रचना है ना। इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्रोद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया गया है। और द्वापर जो रचना है गुप्त जी की, उसमें कितने खंड है? 16 खंड है, ठीक है। अंतिम खंड सुदामा जोड़ा गया है इसमें बाद में। बाकी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आधुनिक युग का तुलसीदास किसे कहा जाता है? तो आपने याद रखना है, मैथिलीशरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। अब यहीं से मुझे याद आ रहा है कि आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है और आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है कि भारत भारती पर ही महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी, तो ये बात दोबारा बार बार रिपीट हो रही है यहाँ पे, और इसी रचना में इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास से, उर्वशी से, साकेत से या फिर कामायनी से? तो प्रिय प्रवास की यह फेमस पंक्ति है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, है ना। प्रिय प्रवास हरिओद जी का महाकाव्य है ना, 1914 ईस्वी में रचा गया है। और बाकी 3 अन्य प्रबंध का काव्य है इनकी, परिजात, वैदेही बनवास और प्रिय प्रवास, ठीक है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य कि प्रिय प्रवास का पहले नाम रखा गया था ब्रजांगना बिलाप, ठीक है। और यह संपूर्ण पूरा का पूरा काव्य जो है संस्कृत की वर्ण वृत्तों पर आधारित है। हरिओद को कवि सम्राट की उपाधि मिली इस काव्य के बाद, तथा प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी की जो रचना है, इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है, ठीक है। बाकी बात करें जो विकल्प यहाँ पर दिया है, उर्वशी, तो यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, साकेत गुप्त जी की रचना है, और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक।
आगे देखिए, दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? तो अभी हमने देखा प्रिय प्रवास रचना से, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, परिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिओद, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक? तो विकल्प ए हरिओद की रचना है परिजात। कब रचा गया इसको? 1937 ईस्वी में। महाकाव्य है यह भी इनका, है ना। और प्रिय प्रवास हम सभी जानते हैं, तथा वैदेही वनवास ये भी इन्हीं की कृतियां हैं। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को क्या कहा है? वही बात आ गई ना जो मैंने अभी पूछी थी कि आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है, तो हरिओद जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। और इन्हें आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। याद रखना है, ठीक है। प्रश्न एक और बन गया यहां से। नेक्स्ट देखिए, कुणाल गीत के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, मुक्तिबोध या फिर दिनकर? तो विकल्प बी सही होगा उत्तर इसका। मैथिली शरण गुप्त ने ही कुणाल गीत खंड काव्य रचा है, ठीक है। खंड काव्य है यह। बाकी अगर इनके गुप्त जी के अन्य खंड काव्यों की बात करें तो जयद्रथ, बद्ध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुष, जय भारत, शकुंतला तथा विष्णुप्रिया आदि ये भी इनके खंड काव्य हैं। नेक्स्ट देखिए जी, मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णित है? भारत भारती में, द्वापर में, पंचवटी में या फिर साकेत में? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी साकेत, ठीक है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है। आगे देखते हैं, प्रश्न 99 है, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र? तो देखिए, राष्ट्रकवि जो मैथिली शरण गुप्त है उनके गुरु हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्हीं को वे अपना गुरु मानते थे। और गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की है 1931 में, ठीक है। और साकेत की मूल प्रेरणा इनको सरस्वती पत्रिका से ही मिली थी। जब 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा था, उर्मिला विषयक उदासीनता, तो वहीं से मिली थी इनको प्रेरणा, है ना। पिछले कल भी हमने बात की है। आगे देखते, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम बताना है। तो सामने हमें मैथिली शरण गुप्त की 2-4 रचनाओं के नाम है, जैसे रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी और साकेत। तो इन रचनाओं का हमें सही कालक्रम बताना है, पहले कौन सी बाद में कौन सी, आरोही क्रम में, ठीक है। तो विकल्प ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि रंग में भंग जो रचना है 1909 ईस्वी की रचना है, भारत भारती 1912 ईस्वी की, पंचवटी 1925 ईस्वी की और साकेत 1931 ईस्वी की। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का यही सही कालक्रम है। अब मैं एक और बात बता दूं आपको, अगर हमें देखिए जैसे कि भारतेंदु युग है ना, उसका कालक्रम पता होगा और उसमें जो महत्वपूर्ण कवि है उनका जन्म वर्ष पता होगा, तो हम अच्छे से उनकी रचनाओं का जो काल है उसको भी अच्छे से पता कर सकते हैं। उसी तरह द्विवेदी युग में भी अगर हमें गुप्त जी का, हरिओद जी का, इनके जन्म काल अच्छे से याद होंगे, पता होंगे, तो हम इनकी रचनाओं का भी आसानी से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? अयोध्या सिंह हरिओद ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, मैथिली शरण गुप्त ने या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने? तो देखिए विकल्प बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर ऐसे कवि हुए द्विवेदी युग में जिन्होंने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा, ठीक। अगर इनकी कृतियां देखें तो उद्धव शतक, गंगावतरण, विराष्टक, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, गंगा लहरी, विष्णुप्रिया, हिंडोला और समालोचना दर्श महत्वपूर्ण है इनकी यह काव्य कृतियां और पूछी जाती हैं। बाकी इनके संपादित ग्रंथ है बिहारी रत्नाकर, हित तरंगिणी और सूर सागर, इनका इन्होंने संपादन किया है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रचना है हमारी हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम बताना है। यहाँ पे हल्दी घाटी किसकी रचना है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी या फिर रामनरेश त्रिपाठी।
तो देखिए हल्दी घाटी जो एक प्रबंध महाकाव्य है और इसका श्याम नारायण पांडे जी की यह रचना है। ठीक है, यह प्रश्न भी काफी रिपीट हो रहा है कल परसों से, है ना, तो आपको याद हो जाना चाहिए। हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतरण, आरती, जय पराजय, गौरावध, जय हनुमान एवं शिवाजी आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। किनकी? श्याम नारायण पांडे जी की। ठीक है, और हल्दी घाटी में क्या है? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन का चित्रण किया गया है इसमें, और जौहर में चित्तौड़ की रानी जो पद्मिनी है उनका आख्यान किया गया है। आगे देखिए, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश प्रेम, उर्मिला को महत्व देना, राम कथा का चित्रण या फिर रहस्य का वर्णन करना। तो उर्मिला को महत्व देना ही साकेत रचना का मुख्य उद्देश्य था, गुप्त जी की जो रचना है। ठीक है, साकेत, क्योंकि उर्मिला जब अकेला जीवन यापन करती है बिना अपने पति लक्ष्मण के, है ना, तो उसकी विरह वेदना को, उसकी तड़फ को, उसके जो अकेलेपन को यहाँ पे दर्शाया गया है कि उसकी पीड़ा कैसी है, उसकी विरह की पीड़ा कैसी है, उन्होंने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया इतने वर्ष। चलिए आगे देखिए, आगे इन्हीं की रचनाओं की दोबारा से यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? राम कुमार वर्मा का, गुप्त जी का, रामनरेश त्रिपाठी का या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन का? तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। मैथिलीशरण गुप्त जी का जो जन्म स्थान है वह है चिरगांव झांसी, और 3 अगस्त 1886 को इनका जन्म हुआ था, है ना। अगर रामकुमार वर्मा की बात करें तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1905 में, और वहीं पर रामनरेश त्रिपाठी जी का सुल्तानपुर के कोयरीपुर में 4 मार्च 1889 को। बालकृष्ण शर्मा नवीन का मध्य प्रदेश में कहाँ पर? सुजालपुर, जिला शाजापुर के समीप भयाना गांव में। कब? 8 दिसंबर 1897 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट वही प्रश्न देखिए, 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है पीजीटी में। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर, ये समस्या है सभी किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो मैथिलीशरण गुप्त जी की हैं। ठीक है, कहाँ से है? भारत भारती जो उनकी फेमस रचना है उससे है, 1912 ईस्वी की रचना। एक और महत्वपूर्ण बात कि मैथिलीशरण गुप्त जी ने स्वयं को क्या कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। ठीक है, कि मैं तो एक कौटुंबिक कवि हूँ। कौटुंबिक मतलब जैसे कि देखिए द्विवेदी युग में जो जितने भी राइटरों का कुटुंब था ना, एक ग्रुप था, तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि कौटुंबिक कवि मात्र हूँ मैं तो, है ना। और ये बात आपने याद रखनी है कि जो इनका जन्म तिथि है 3 अगस्त, उसे कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में सही है? छायावादी कविताएं लिखी इन्होंने, प्रिय प्रवास की रचना की, बालकोपयोगी साहित्य रचा और खड़ी बोली का परिष्कार किया। तो देखिए विकल्प डी, खड़ी बोली का परिष्कार किया किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, है ना, मैंने पहले भी बताया, और इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग को जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का परिष्कार किया, विकल्प डी सही है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जिनका कि 1864 से लेकर 1938 ईस्वी तक माना जाता है रचना वर्ष या जन्म काल जो भी है समय सीमा, ठीक है, जन्म हुआ था इनका रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में, और इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को ही प्राथमिकता दी है या देने की वकालत की है। साथ में क्या बात है इनके बारे में और महत्वपूर्ण कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के मौलिक व अनुदित ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है, और इनके काव्य संग्रह हैं जैसे कि काव्य मंजूषा, सुमन, कान्याकुब्ज, अबला, बिलाप आदि। ठीक है, सर्गो नरक ठिकाना नहीं द्विवेदी जी की एक प्रसिद्ध कृति है। तो ये था इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। ओके, आगे देखिए, समालोचना दर्श के शीर्षक से एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श नाम शीर्षक से किसने अनुवाद किया है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर निगेंद्र ने, रत्नाकर ने या फिर रमेश कुंतल मेघ ने? तो देखिए विकल्प सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के, है ना, ये जो एसेज ऑन क्रिटिसिज्म है ये किसका रचा हुआ था? कवि पोप का, जो पोइट थे पोप उनका।
तो उनका इन्होंने अनुवाद किया समालोचना दर्श नाम से 1897 ईस्वी में। पद्य में किया इन्होंने, ठीक है, गद्य में नहीं किया, पद्य में किया। आगे देखिए, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। वैदेही वनवास, बाल विधवा, जॉर्ज वंदना या फिर भारतो उत्थान। तो विकल्प ए होगा सही उत्तर कि वैदेही वनवास जो है श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, बल्कि यह किसका है, हरिओद जी की रचना है वैदेही वनवास, है ना। बाकी आगे इन्हीं की रचनाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा दिए गए जो कोड है उसकी सहायता से सही उत्तर चुनना है। वीर पंचरत्न, उल्लाहन पंचक, मातृ वंदना, कानन कुसुम, ये किसकी रचनाएं हैं, कवियों के साथ यहाँ पे रिलेट करना है, रचनाकारों के साथ, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। वीर पंचरत्न जो रचना है वह लाला भगवान दीन की है, उल्लाहना पंचक अमीर अली मीर की है और मातृवंदना गिरिधर शर्मा नवरत्न की है तथा कानन कुसुम है मुकुटधर पांडे की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिओद की प्रिय प्रवास महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो हम सभी जानते हैं 17 सर्ग हैं, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है कि हरिओद जी की जो प्रिय प्रवास में उसमें 17 सर्ग हैं, परिजात में 15 सर्ग हैं, वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं और मैथिलीशरण गुप्त जी की जो साकेत रचना है उसमें 12 सर्ग हैं, है ना। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी में 15 सर्ग हैं और कामायनी के जो 15 सर्ग हैं वह आपको याद होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, प्रेम शतक की रचनाकार कौन है। जगन्नाथदास रत्नाकर, दुलारी लाल भार्गव, वियोगी हरि या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो विकल्प सी वियोगी हरि की रचना है प्रेम शतक, ठीक है। वियोगी हरि जिनको हरिप्रसाद द्विवेदी भी इस नाम से भी जाना जाता है। बाकी इनकी अन्य कृतियां हैं वीर सतसई, चरखा स्रोत। इसके अलावा जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियों के नाम है गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र और हिंडोला, श्रृंगार लहरी आदि, है ना। अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी आदि। नेक्स्ट देखिए जी, नूरजहां प्रबंध काव्य की रचयिता कौन है। कुतुबन सियाराम गुप्त, गुरु भक्त सिंह या फिर अयोध्या सिंह हरिओद जी, ठीक है। तो विकल्प सी होगा, गुरु भक्त सिंह की रचना है नूरजहां। और कुतुबन की तो मृगावती है ना, जो सूफी प्रबंध काव्य है। हरिओद की प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश और सियाराम शरण गुप्त की बापू काव्य ग्रंथ, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। बापू किसके बारे में है आप कमेंट बॉक्स में लिखना मुझे। आगे देखिए, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है। हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्री नारायण या फिर भिखारी दास। तो बहुत इजी है, विकल्प बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम, एकांतवास योगी, सांध्याटन जैसे श्रीधर पाठक की रचनाओं के नाम दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, पहले एकांतवास योगी, फिर उजड़ ग्राम, फिर श्रांत पथिक, फिर सांध्याटन। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर इन्होंने श्रीधर पाठक की सभी रचनाओं का कालक्रम दे दिया है, जैसे कि देखिए, मनोविनोद इनकी 1882 ईस्वी की रचना है, हिमालय 1885 ईस्वी, एकांतवास योगी 1886 ईस्वी, जगत सच्चाई सार 1887, उजड़ ग्राम 1889, गुणवंत हेमंत 1900, शांत पथिक 1902, फिर ऋतु संहार यह भी 1902 की ही रचना होगी, कश्मीर सुषमा 1904 की, बनाष्टक 1911, इसके बाद है देहरादून 1915 की, और स्वर्गीय वीणा धन विजय सांध्याटन 1918 की है, और भारत गीत है 1928 ईस्वी की, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि नोट में श्रीधर पाठक ने एकांतवास योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात है, एकांतवास योगी की रचना श्रीधर पाठक ने किस शैली में की है, लावनी या ख्याल शैली में। और दूसरा प्रश्न बनता है कि श्रांत पथिक की रचना किस शैली में की है, किस छंद में की है, तो रोला छंद में, ठीक है। रोला छंद में श्रांत पथिक की रचना की है। आगे देखिए, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है। राम नरेश त्रिपाठी ने, रामचरित उपाध्याय, श्रीधर पाठक, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो विकल्प सी श्रीधर पाठक ने ही
जो गोल्डस्मिथ की कृति है, रचना है ट्रैवलर, उसका हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है, श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में किया है साथ में। और इनकी गोल्डस्मिथ की अन्य रचनाओं, पिछले कल भी हमने यह प्रश्न देखा है, हरमिट का किया इन्होंने एकांतवास योगी नाम से, डिजर्टेड विलेज का किया उजड़ ग्राम नाम से। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं आपके श्रीधर पाठक, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, त्रिशूल उपनाम किसका है? सुमित्रा नंदन पंत जी का, रामधारी सिंह दिनकर का, राम नरेश त्रिपाठी का, या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम था त्रिशूल, या यूं कह सकते हैं कि त्रिशूल उपनाम से भी यह रचनाएं लिखते थे। स्नेही जी एक राष्ट्रीय कवि की श्रेणी में माने जाते हैं और ये श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे स्नेही उपनाम से। ठीक है, और इनकी राष्ट्रीय भावनाओं वाली जो कविताएं थी वो त्रिशूल नाम से लिखते थे। और खड़ी बोली की बात करें तो इसमें इन्होंने कविता और सवीय छंदों का प्रयोग किया है। इनके द्वारा रचित जो अन्य ग्रंथ हैं, कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय बीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बरी। मतलब मैंने अभी एक बात कही कि ये राष्ट्रीय श्रेणी के कवि थे, है ना, राष्ट्रीय धारा की श्रेणी के कवि। तो देखिए इन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं भी रची हैं, बाकी जो राष्ट्र प्रेम को संबोधित करने वाली रचनाएं हैं वो भी रची हैं। ठीक है, तो दोनों तरह के ये कवि थे। नेक्स्ट है, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? हरिओत जी, सत्यनारायण कविरत्न जी, श्रीधर पाठक जी, या फिर रत्नाकर जी? तो देखिए विकल्प बी सही उत्तर होगा। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं सत्यनारायण कविरत्न। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने किया है, हृदय तरंग शीर्षक नाम से। ठीक है, इनकी रचनाएं थी भ्रमरदूत, प्रेमकली, जो देश की मातृभूमि की वंदना, प्रशंसा और वेदना में इन्होंने 2 दर्जन से अधिक कविताएं लिखी हैं। और साथ में क्या लिखा है, हॉरेशस उत्तम रामचरितम और मालती माधव का भी इन्होंने अनुवाद किया है। कैसे? देखिए, जो सत्यनारायण कविरत्न हैं उनको ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनकी समस्त रचनाओं का संकलन किया बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से। ठीक है, प्रकाशन करवाया मतलब। और साथ ही इनकी भ्रमर दूत और प्रेम कली जो हैं ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं, है ना। और इन्होंने देश की मातृभूमि की वंदना की, प्रशंसा और वेदना में 2 दर्जन से भी अधिक कविताएं लिखी हैं। और हॉरेशस और उत्तर रामचरित और मालती माधव का अनुवाद किया है। ठीक, चलिए आगे देखिए उद्धव शतक में कितने छंद हैं? 116, 120, 130 या फिर 135? तो देखिए जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है ना उद्धव शतक, उसमें कुल छंद हैं 116। ठीक है, और रत्नाकर जी उर्दू में जकी नाम से कविता लिखते थे, यह भी आपने याद रखना है। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद भी किया है। और इनके द्वारा रचित जो अनेक कृतियां हैं जैसे गंगावतरण, हरिश्चंद्र हिंडोला, कलकाशी और विराष्टक। तो रत्नाकर जी बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, आपने याद रखना है इनके बारे में। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जी? तो इसका विकल्प सी सही उत्तर होगा। श्रीधर पाठक जी स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इन्होंने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य रचना की है कश्मीर सुषमा नाम से सन 1904 ईस्वी में। और खड़ी बोली में इनकी जो मौलिक कृतियां हैं वे हैं बनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सांध्या अटन व गुणवंत हेमंत। आगे देखिए, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है उद्धव शतक, है ना। और बार बार इन्हीं रचनाओं का यह मतलब क्रम आ रहा है या नाम आ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा। आगे देखिए, प्रश्न 121 है, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? गंगावतरण, हिंडोला, भ्रमरदूत या फिर उद्धव शतक? तो भ्रमरदूत रचना जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की नहीं है। क्यों? तो यह किसकी रचना है? सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। ठीक है, ब्रजभाषा के कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न जी, इनकी रचना है भ्रमरदूत।
और प्रेमकली। ओके। कवि रत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नाम से किया। अभी हमने देखा यह प्रश्नों पर, ठीक है। और साथ ही उत्तर रामचरितम और कवि रत्न ने भवभूति का जो ग्रंथ है ना, उत्तर रामचरितम, उसका, और लॉर्ड मेकाले का जो अंग्रेजी खंड काव्य है हॉरेशस, उसका ब्रजभाषा में अनुवाद भी किया है। महत्वपूर्ण बात है। जबकि गंगावतरण 1927 ईस्वी की रचना है, उद्धव शतक 1929 की, बाकी हरिश्चंद्र हिंडोला 1894 ईस्वी, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, विराष्टक आदि रचनाएं द्विवेदी युगीन ब्रजभाषी कवि रत्ना जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। ठीक है। दोबारा से यहाँ पे नोट दिया है कि रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। अब मेरा बार बार ये सब बातें दोबारा बोलने का मकसद ये भी है कि देखिए, बार बार सुनेंगे ना तो हमें याद भी हो जाता है, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में जब हम देखते हैं प्रश्न पत्र को अपने सामने, तो हमें याद आ जाती है कि इस प्रश्न के बारे में हमने सुना था या इस रचना के बारे में सुना था, और एक्सप्लेनेशन जरूरी हो जाती है ताकि हमें याद रहे। अगर मैं फटाफट से प्रश्न पढ़ूं, विकल्प पढ़ूं, उसका उत्तर बताऊं, आगे निकल जाऊं, तो इससे कुछ मज़ा नहीं आता जब तक एक्सप्लेनेशन ना दी जाए, साथ में उसकी थोड़ी सी व्याख्या ना की जाए। इससे क्या होता है, एक कहानी के तौर पर, एक थोड़ी सी स्टोरी के तौर पर हमें याद रखने में सहायता मिलती है ना। आगे देखते हैं, एक दो प्रश्न और ले लेते हैं। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है किसका? श्याम नारायण पांडे का, नवीन का, सोहनलाल द्विवेदी का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, श्याम नारायण पांडे की कृति है हल्दी घाटी, है ना। यह वीर रस प्रधान कृति है और इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जय हनुमान, तुमल, रिमझिम तथा जौहर। आगे देखिए, प्रसिद्ध काव्य पंक्ति, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह किस कवि की काव्य पंक्ति है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर पंडित नाम नरेश त्रिपाठी? तो देखिए, विकल्प एक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं हैं यह, ठीक है। शुक्ल स्नेही द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियां हैं कृष्ण क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा, कादम्बनी आदि। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है, यानी सतसई की रचना किस कवि ने की है? केशवदास, पद्माकर, सियाराम शरण गुप्त, या फिर वियोगी हरि? तो देखिए विकल्प डी, वियोगी हरि सतसईकार कवि हैं, है ना। इनके पूरा नाम अगर हम देखें तो हरि प्रसाद द्विवेदी जी था। इन्होंने वीर सतसई नाम की कृति लिखी है, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है, इनाम मिला है। देखिए, इनके रचित अनेक काव्य हैं प्रेम शतक, प्रेमांजलि, प्रेम पथिक, मेवाड़ केसरी तथा गद्य काव्य अंतर्नाद, तरंग, प्रार्थना, श्रद्धाकण और पगली इत्यादि। आगे देखिए, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है, छांटना है हमें। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, या फिर रश्मि रथी? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक बड़ी फेमस कृति है, यह एक प्रबंध काव्य है ना। बाकी की रचनाएं हमने देख ली ऑलरेडी। नेक्स्ट है, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिलीशरण गुप्त, हरिओद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो देखिए, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आधुनिक ब्रजभाषा कवियों में रत्नाकर जी को एक मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। प्रौढ़ और चित्र में ब्रजभाषा के प्रयोग में ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों के समकक्ष माने जाते हैं। कौन कौन माने जाते हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ठीक है, विकल्प सी। उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है? पद्य प्रसून, मृत्युंजय, प्रेम पचीसी, या फिर देव सभा? तो देखिए, विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। पद्य प्रसून जो है हरिओद जी का काव्य ग्रंथ है ना। चलिए, इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा, क्योंकि यही मेरी प्रेरणा स्रोत है। आप सबकी ओर से एक पॉजिटिव रिस्पांस भी मुझे मिलना चाहिए, ताकि मैं आगे भी वीडियो लाती रहूं, डेली लाती रहूं, ठीक है। मिलती है नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।